हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग चैप्टर 6 बायोलॉजी के चैप्टर 6 जीव जनन कैसे करते हैं को समझेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव को बनाने का प्रयास करेंगे। मुझे यकीन है अगर आप इस ऑब्जेक्टिव को सही तरीका से देख लेंगे तो ये आपको बिल्कुल अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आगे कैसे क्वेश्चन पूछने की संभावना है। देखिए, ये जो बगल में आप लोग देख पा रहे हैं, ये 25A 25 यहाँ पे जो दिख रहा है आप लोगों को, ये जो है ना, ये ऐसे ये नंबर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 2025 में फर्स्ट सेटिंग पूछा है, 2025 में सेकेंड सेटिंग पूछा है, ऐसे करके ये जो दिया हुआ इसका मतलब ये हुआ। अगर यहाँ पे एक बार कोई लिखा हुआ है इसका मतलब कि एक बार पूछा गया है। देखिए, इसे हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला है ना, हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला, ये 21 में पूछा गया, 24 में पूछा गया है। तो मतलब कि जो ज्यादा बार पूछा गया है उसका मतलब ये होगा कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग अच्छा तरीके से याद करेंगे, है ना। तो आइए इस चैप्टर 6 में जो ऑब्जेक्टिव है उसको देखने का प्रयास करेंगे। हम आप लोगों से कहेंगे कि जब हम इसको पढ़ा लेंगे, जब समझा लेंगे, तो अंत में आप लोग इसको लिख लीजिएगा कॉपी में और समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। मतलब पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। सही बात है। आगे देखिए, सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की अवस्था में होता है। सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म आया है गर्भपात। तो गर्भपात का मतलब क्या होता है? तो जन्म से पहले माँ के गर्भ में पल रहे शिशु को माँ के गर्भ में ही नष्ट कर देना गर्भपात कहलाता है। कई ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे गर्भपात करना मजबूरी बन जाती है। जैसे अगर उस शिशु से या फिर उस बेबी से माँ को खतरा हो तो उस कंडीशन में मजबूरन गर्भपात करना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई महिला रेप के शिकार हो और उससे वो माने प्रेग्नेंट हो गई हो तो उस समय उस बेबी को गर्भपात करना मजबूरी बन जाता है ना। तो बहरहाल टॉपिक ये नहीं, टॉपिक हम लोगों से क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की अवस्था में होता है। तो देखिए, भ्रूण की कई अवस्थाएं होती है और उसमें से भ्रूण भ्रूण मतलब समझ रहे हैं ना, जाइगोट जब डिवाइड होता है, युग्मनज जब डिवाइड होता है, तो बहुत सारे कोशिकाएं बनती हैं और उन्हीं कोशिकाओं के समूह को हम लोग भ्रूण कहते हैं। तो भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था होता है, ये आप लोगों को आगे पढ़ना है। भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था होता है ब्लास्टुला। अगर ब्लास्टुला बना हुआ उस समय तक इसको क्या बोलते हैं, गर्भपात कर रही है, तो मैंने सेफली सही तरीका से गर्भपात हो जाएगा और इससे उस माँ के शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ब्लास्टुला इसका राइट आंसर होगा, लेकिन अगर उस भ्रूण में अंग का निर्माण हो जाए तो अंग का निर्माण हो जाएगा और उस समय गर्भपात किया जाएगा तो माँ के शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, माँ का जान का खतरा भी हो सकता है। परिपक्व भ्रूण, अगर भ्रूण परिपक्व हो जाए तब भी दिक्कत है। तो हमें लग रहा है इसमें सबसे राइट आंसर हो जाएगा ब्लास्टुला, है ना। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? तो परिवार नियोजन का मतलब होता है कि फैमिली को आकार को सीमित रखना, फैमिली के आकार को सीमित रखना। या फिर हम ऐसे कह दें कि जब दंपति माने हस्बैंड वाइफ बैठ कर ये निर्णय ले कि हमें कितने बच्चों की जरूरत है और कब कब चाहिए और इनके बीच में कितना अंतराल हो, तो इसी नियोजन को हम लोग कहते हैं परिवार नियोजन। और परिवार नियोजन के तहत हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं। परिवार नियोजन एक बहुत ही अच्छा प्रक्रिया है जिसमें
मैंने परिवार में क्या बोलते हैं, सदस्यों की संख्या को सीमित रखा जाता है। तो सदस्यों की संख्या को सीमित रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, निषेचन को रोकना पड़ेगा। तो निषेचन को रोकने के लिए कई तरीका होता है, उसमें से एक है डायाफ्राम, कंडोम, कॉपर्टी और लूप। ये सब के सब ऐसे उपकरण हैं जो आ, जिसके इस्तेमाल किया जाए तो प्रेगनेंसी नहीं होता है, और जब प्रेगनेंसी नहीं होगा तो कह सकते हैं कि जनसंख्या कम हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि परिवार नियोजन के में उपयुक्त एक प्रभावी साधन ये हो जाएगा। तो हमें लग रहा है इसके सभी मैंने इसके राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि इन सभी का प्रयोग करेंगे ना तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगा और परिवार छोटा रहेगा। पेप्टिक अल्सर हो सकता है, तो पेप्टिक अल्सर होने के वैसे कई कारण हैं, उसमें से एक कारण है, थोड़ा सा हम इसको रोक रहे हैं क्योंकि आजान हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। फिर हम शुरू करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन था पेप्टिक अल्सर हो सकता है। तो देखिए पेप्टिक अल्सर के ना कई कारण हैं। हम एक कारण आप लोग को बता देते हैं कि अगर किसी कारणवश क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता रहे, पेट में निकलता रहे, और हम खाना ना खाएं ना, तो उस समय क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा हो जाता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, हमारे आमाशय में घाव या फिर छेद उत्पन्न कर देता है। इसी को हम लोग पेप्टिक अल्सर कहते हैं, है ना। लेकिन इसके एक और वजह ये हो सकता है, एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया क्या करता है, जब हमारे बॉडी में जाता है तो हमारे जो आमाशय के आंतरिक दीवार या फिर आंत के जो आंतरिक दीवारों पे म्यूकस होता है, श्लेष्मा होता है, उसको हटा देता है। और जब हटा देता है तो वहां पे क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक्शन करके वहां पे जख्म बना देता है, और जिससे हम लोग पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं। तो पेप्टिक अल्सर के कई वजह होता है। जब हम लंबे समय तक खाना नहीं खाएंगे तो हमारे आमाशय में अधिक मात्रा में अम्ल का श्रावण होगा, और ये अम्ल क्या करेगा, हमारे आमाशय में या फिर आंत में छेद या जख्म बना देगा, जिसको हम लोग पेप्टिक अल्सर के नाम दे देंगे। तो पेप्टिक अल्सर हो सकता है कब, जब आप लंबे समय तक कुछ नहीं खाएंगे, तब लंबे समय तक भूखे रहने से भी पेप्टिक अल्सर हो जाता है। फिर कह रहा कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है, नर युग्मक कौन है। नर युग्मक हम लोग को पता है शुक्राणु है। नर युग्मक कौन है, शुक्राणु है। द्विखंडन पाया जाता है किसमें, द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो द्विखंडन पाया जाता है किसमें, तो जीवाणु में पाया जाता है द्विखंडन। ये बात आप लोग याद रखिएगा। वर्तिका भाग है, वर्तिका किसका भाग है, तो वर्तिका भाग है आप लोगों का जयांग का, है ना। वर्तिका भाग है किसका, बाबू जयांग का। जयांग किसे कहते हैं, तो हम लोग को पता है स्त्रीकेसरों के समूह को जयांग कहते हैं। तो वर्तिका स्त्रीकेसर का भाग होता है ना वर्तिका। मैंने इस तरीके से सबसे ऊपर वाले हिस्सा को हम लोग कहते हैं, ये वाला हम बता दे रहे हैं आप लोगों के लिए। ये बन नहीं पड़ा सही तरीके से। वर्तिका ये होता है, सॉरी ये होता है क्या, स्त्रीकेसर। वो स्त्रीकेसर के इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र, इस वाले भाग को वर्तिका, और इस वाले भाग को अंडाशय। तो वही बोल रहा है कि वर्तिका किसका भाग होता है, तो स्त्रीकेसर का। अब स्त्रीकेसर तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो स्त्रीकेसरों के समूह को जयांग कहते हैं। यहाँ राइट आंसर जयांग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रिला पाया जाता है, यहाँ पर होगा आप क्वेश्चन, हाइड्रिला पाया जाता है। हाइड्रिला कहाँ पाया जाता है, जल में, मृदा में, वृक्ष पर, इनमें से सभी। तो देखिए हाइड्रिला एक जलीय पौधा है, तो ये जल में पाया जाएगा, है ना। हाइड्रिला एक जलीय पौधा, हाइड्रिला एक जलीय पौधा है, तो ये जल में पाया जाएगा। आगे देखिएगा, कह रहा है कि उभय लिंगी जीव का उदाहरण है। तो उभय लिंगी का मतलब होता है द्विलिंगी जीव का उदाहरण है। द्विलिंगी जीव का उदाहरण हो जाएगा हाइड्रा। ठीक है, आगे देखिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पुष्प के द्वारा यानी फूल के द्वारा होता है। ठीक है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये कितना बार पूछा गया है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग क्या नहीं है,
ये आपको बताना है। तो अंडाशय तो मानव मादा जनन तंत्र का हिस्सा है, गर्भाशय भी है, शकवाहिका नहीं होता है भाई, ये कोई भाग नहीं होता है। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, है ना। आगे देखिए, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने यानी संलयन को हम लोग कहते हैं निषेचन। तो ऑप्शन में देखिए, किण्वन दिया है, बौनापन दिया है, मधुमेह दिया है, कोई नहीं दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को हम निषेचन कहते हैं। ऑप्शन में नहीं है तो इसमें डालेंगे कोई नहीं। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। देखिए कितना बार पूछा गया ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है जिसमें एक लिंग पाया जाता है। तो ये है पपीता। पपीता इज राइट आंसर। एक लिंगी है, तभी तो किसी किसी पपीता में फल लगता है, किसी किसी में नहीं लगता है। जो जो एक लिंगी पौधा होता है ना, उसमें किसी किसी में फल लगता है और किसी किसी में नहीं लगता है। जैसे कि ये पपीता हो गया, है ना। इसके अलावा ताड़ में भी देखिए, कोई कोई ताड़ में फल लगेगा और कोई कोई ताड़ में फल नहीं लगता है। तो ताड़ भी एक लिंगी पौधा है, मतलब उसके उसमें नर जनन और मादा जनन अलग अलग पौधा में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, क्या रहा है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें हो, तो इष्ट में होता है ना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। फूलों में नर जनन अंग होता है। नर जनन अंग कौन सा होता है फूल में, तो फूल में नर जनन अंग होता है पुंकेसर। मादा जनन अंग होता है स्त्री केसर, लेकिन नर जनन अंग क्या होगा, पुंकेसर। द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है अमीबा में। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। तो बहुविखंडन तो होने को यहाँ पे अमीबा में भी होता है, लेकिन याद रखिएगा बाबू, ये क्वेश्चन हम शायद आप लोगों को नहीं बताया है। मलेरिया परजीवी एक होता है, प्लाज्मोडियम जिसको बोलते हैं। मलेरिया परजीवी जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, उसमें अनुकूल परिस्थिति में बहुविखंडन होता है। लेकिन अमीबा में होता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में, जब अमीबा के हिसाब से इन्वायरमेंट नहीं होगा तब उसमें बहुविखंडन होगा, है ना। लेकिन जनरली अमीबा तो द्विखंडन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया परजीवी। और मलेरिया परजीवी को हम लोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा हैरान होंगे, सर आपने तो लिखवाया है कि अमीबा। तो अमीबा सही है, लेकिन वो प्रतिकूल परिस्थिति में, जब अमीबा के अनुसार वातावरण नहीं रहता है तो वो अपने आप को चारों तरफ से घेर लेता है एक प्रोटीन के द्वारा, जिसको सिस्ट कहते हैं या पुटी कहते हैं, और उसी के अंदर अपना संख्या बढ़ाता है और बहुविखंडन कर देता है। लेकिन प्लाज्मोडियम में यानी कि मलेरिया परजीवी में ऐसे ही नॉर्मल इन्वायरमेंट में, माने अनुकूल परिस्थिति में उसमें बहुविखंडन होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बहुविखंडन में होता है, सॉरी बहुविखंडन अनुकूल परिस्थिति में होता है किसमें, मलेरिया परजीवी। और मलेरिया परजीवी को कहते हैं प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। तो ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में होता है कायिक प्रवर्धन, तो पत्ती में होता है ना, पत्ती में होता है। हम लोग को सब पता है, पत्ती में होता है। आगे देखिएगा, मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। तो मानव मादा में अंडाणु कहाँ निषेचित होता है, तो देखिएगा अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका में, है ना, फैलोपियन नलिका में होता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, फैलोपियन नलिका में। अब देखिएगा, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तना द्वारा कायिक प्रवर्धन मतलब तना से नया पौधा किसमें बनता है, तो हल्दी में बनता है, अदरक में बनता है, पुदीना में भी बनता है, इनमें से सभी होगा। आप लोग बोले हैं क्या सर, कहाँ पुदीना में तना के लगा देने से नया पौधा निकल जाता है, या फिर हल्दी में तना को लगाने से नया पौधा निकलता है, या फिर अदरक में। तो हाँ भाई होता है, हम आप लोग को बता रहे हैं। अगर आप पुदीना को ऐसे तोड़ करके ले जाकर लगा देंगे तो उससे नया पुदीना बन जाता है, ऐसा नहीं है। और हल्दी में आप लोग जो खाते हैं ना, वो वास्तव में तना होता है।
और वो कैसा तना होता है, तो भूमिगत तना होता है। हल्दी या अदरक में जो हम लोग खाते हैं वो भूमिगत तना होता है, और उस भूमिगत तने में जो खाते हैं उसको अगर हम लगा देंगे ना तो लग जाता है ना, उससे नया पौधा निकल के आता है। तो क्वेश्चन ये था कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है किसमें, तो सभी में होता है भाई, तना से सब में नया नया पौधा बन जाएगा, है ना। खंडन यानी अपखंडन, है ना, द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जन किसमें होता है, तो सितारा मछली जिसको स्टार फिश कहते हैं। आगे कह रहा है कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन किससे हो सकता है, जड़ से हो सकता है, तो हाँ जड़ से भी हो सकता है। क्या बोलते हैं, तना से हो सकता है, तो हाँ भाई तना से भी हो सकता है, जैसे कि आलू हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, गुलाब हो गया, ये सब तना से होता है। पत्ती द्वारा हो सकता है, हाँ भाई पत्ती से कायिक प्रवर्धन होता है किसमें, ब्रायोफाइलम में। उपरोक्त सभी में इसका हो जाएगा, उपरोक्त सभी में, है ना, उपरोक्त सभी में। तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है, तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है, यानी किसमें तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। तो देखिए आलू में जो आप लोग वो कहते हैं ना कि आंख है ये आलू के, वो वास्तव में अपस्थानिक कली है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, ये हुआ खत्म, नेक्स्ट देखते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो हाइड्रा में होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है। देखो कितना पूछा है, 15, 18, 22, 24, कितना बार ये पूछा गया है ना। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव में मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है, तो शुक्रवाहिका थोड़ा, शुक्रवाहिका तो नर जनन तंत्र का भाग होता है। परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होता है, परागकोश में परागकण होता है, परागकोश में परागकण होता है ना। फिर कह रहा है गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या, बट क्वेश्चन गलत है भाई, ये क्वेश्चन गलत लग रहा है हमको, है ना। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है, तो देखिए एड्स रोग जो होता है ना, अगर किसी व्यक्ति को एड्स है और वो असुरक्षित यौन संबंध बना लेगा, तो जो स्वस्थ व्यक्ति होगा उसको भी एड्स हो जाएगा, है ना। तो यौन संबंध कैसे होता है, तो असुरक्षित आ, यौन संबंध बनाने से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला दिया है, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से एड्स रोग का प्रमुख कारण है, इससे हो जाता है। खून की कमी से एड्स नहीं होता है भाई, विटामिन की कमी से एड्स नहीं होता है, और पोषण की कमी से एड्स नहीं होता है। देखिए फिर कह रहे पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है। अरे भाई पंखुड़ियों का रंग, पंखुड़ियों का रंग तो कई तरह का हो सकता है, पीला भी हो सकता है, जैसे कनैल का होता है वो पीला होता है, गुलाब का लाल भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है, व्हाइट भी होता है। तो पंखुड़ियों का रंग तो कई तरह के हो सकते हैं भाई। हमको लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ पूछ दिया है ये। देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो हम नहीं बता रहे ना, वो कभी पूछा भी नहीं गया है। इस बात के लिए बेफिक्र रहना है कि ये पूछा नहीं गया। हमको लग रहा है कि क्वेश्चन सेट करने में कुछ गलती हुई है इसमें, है ना। आगे देखिए, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अंडाशय। फूल का अंडाशय जो होता है वो फल में बदलता है, और जो बीजांड होता है वो बीज में बदलता है। आगे कह रहे हैं पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है, तो रासायनिक अनुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन हो जाएगा। हम लोग को हम बताया था आप लोगों को कि पौधों के अंगों को रसायनों की तरफ होने वाली गति को रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं, और यह गति पराग नलिका में देखने को मिलता ही, हम आप लोगों को लिखवाए हैं। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, रासायनिक अनुवर्तन, इसको केमोट्रोपिज्म कहते हैं। फिर कह रहा है भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं, तो जिस संरचना से पोषण मिलता है ना उसको प्लासेंटा कहते हैं। प्लासेंटा, ऑप्शन नंबर सी प्लासेंटा, जिसको अपर एनाल के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में कौन पुनर्उद्भवन का उदाहरण है। पुनर्उद्भवन यानी फिर से अपना खोया हुआ भाग को प्राप्त कर लेता है, तो वो है हाइड्रा। हाइड्रा को अगर आप लोग काट लेंगे तो जो खोया हुआ भाग है वो फिर से प्राप्त कर लेगा।
फिर कह रहा कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? तो पुंकेसर जो है ना वो नर जननांग होता है भाई। पुंकेसर जो है ना नर जननांग होता है। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, यौन परिपक्वता की अवधि को यौनारंभ कहते हैं। यानी कि जब यौन परिपक्व यानी क्या बोलते हैं, नर और मादा परिपक्व हो रहे होते हैं, उनके जो आंतरिक जननांग जननांग होते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं, कब होते हैं? यौनारंभ। यौनारंभ क्या होता है? तो देखिए हम लोग को पता है ना कि किशोरावस्था जो है ना 11 से लेकर 19 साल तक की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। इसी किशोरावस्था की शुरुआती अवस्था जब नर और मादा के शरीर पर कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं, उस अवस्था, उस छोटे से अवस्था को कहते हैं यौनारंभ। तो वही कह रहा है कि इसमें यौनारंभ में क्या होता है कि नर और मादा के जो जननांग होते हैं वो परिपक्व होने लग जाते हैं। तो वही सवाल था, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। तो यौन परिपक्वता की अवधि को यौनारंभ कहते हैं, यौनारंभ कहते हैं, है ना, यौनारंभ कहते हैं। स्त्रियों में यौनारंभ का लक्षण, जब स्त्रियों में यौनारंभ आता है तो उसमें लक्षण क्या है? तो उसके स्तन में उभार आता है। स्तन मतलब छाती में उभार, यानी छाती में वृद्धि होती है। बी नंबर है नितंबों का उभरना, थोड़ा सा इसमें शब्द उटपटांग है। सी नंबर है रजधर्म का प्रारंभ, यानी मासिक चक्र का प्रारंभ हो जाता है। ये बात सही है। तो ए और सी दोनों हमको सही दिख रहा है, लेकिन बी में कुछ ऐसे शब्द जिसको समझना थोड़ा दिक्कत हो रहा है, और ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं जिसमें ए और सी दोनों हो। तो इस हिसाब से हमें लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? नर जननांग क्या है? तो प्राथमिक नर जननांग वृषण होता है ना। आगे देखिए, शुक्राणु का मोचन मतलब रिलीज कहाँ होता है? तो शुक्राणु का मोचन ना बाबू, यही बात याद रखिएगा, रिलीज होता है, रिलीज होता है शुक्रवाहिका के द्वारा, है ना, शुक्रवाहिका के द्वारा। इसी रास्ते से बाहर निकलता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो स्त्रियों में अंडाशय की जो संख्या है ना वो 2 होती है ना, 2 होती है। मनुष्यों में निषेचन के फलस्वरूप बनता है क्या? तो मनुष्यों में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो निषेचन के फलस्वरूप बनता है युग्मनज, युग्मनज जिसको जाइगोट कहते हैं। वृषण में बने शुक्राणु संचित कहाँ पे होते हैं? तो संचित होते हैं क्या बोलते हैं, अधिवृषण में, एपिडिडाइमिस में, है ना। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं, कहलाते हैं भाई साहब, ये हमको थोड़ा सा पटांग लग रहा है। अगर देखिए एकलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है? तो एकलिंगी पुष्प जो है ना वो पपीता है। एकलिंगी जो भी होंगे उसमें किसी पौधा में फल लगता है, किसी में नहीं लगता है, तो पपीता सही हो जाएगा। आगे देखिए, मानो जन तन मानो जन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं? तो 12 वर्ष की आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होने लगते हैं। शुक्राणु का निर्माण होता है, तो शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। एक लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, यानी लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? पुरुष में कि स्त्री में? और पुरुष स्त्री दोनों में। देखिए पुरुष में होता है एक्स वाई, पता है आप लोगों को, और स्त्री में होता है एक्स एक्स। तो इसमें जोड़ा लग जा रहा है, स्त्री में जोड़ा लगेगा, लेकिन पुरुष में कभी जोड़ा लगता है? तो नहीं लगता है। तो ये हो जाएगा क्या, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें होता है? स्त्री में, स्त्री में, है ना, किसमें होता है? स्त्री में। देखिएगा अगर हम बात करें स्त्री का, फीमेल का, तो फीमेल में होता है 44 प्लस एक्स एक्स। और अगर हम मेल की बात करें तो मेल में होता है 44 प्लस 44 और 44 प्लस एक्स वाई। तो ये जो 44 और 44 है दोनों में सेम रहता है। इसको बोलते हैं अलिंग गुणसूत्र और इसको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र, है ना, इसको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। तो लिंग गुणसूत्र जोड़ा में पाया जाता है, जोड़ा में दोनों में रहता है, लेकिन दोनों समान किस्म में होता है तो स्त्री में, और दोनों अलग किस्म में होता है तो पुरुष में, है। तो सवाल ये था, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें? तो पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्रियों में। कहा गया? स्त्री में। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन जो है ना मुकुलन से होता है, मुकुलन से, है ना। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर की कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो गन्ना, गुलाब एवं अंगूर की खेती में होता है कायिक विधि द्वारा जनन, है ना। ए क्वेश्चन एक
फान गया क्या? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुष्प का पुंकेसर परागकण बनाता है। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं तो गर्भाशय कहते हैं। भाई इधर से भी जो ये आती है, क्या बोलते हैं, अंडवाहिका, और इधर से भी अंडवाहिका आती है। याद है आप लोगों को? ये जो अंड, ये हम हाथ से लिख रहे हैं ना, और बड़ा ही भयंकर हमको लग रहा है, तो जिसका हमको निर्माण क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग गर्भाशय। सवाल ये था, मानव जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं, एक ये अंडवाहिका एक ये अंडवाहिका, दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर मैंने मिल करके एक लचीली थैले नुमा रचना का निर्माण करती है। इस रचना का जिसे कहते हैं तो गर्भाशय कहते हैं, है ना, गर्भाशय कहते हैं। आगे देखिएगा, माँ के उदर से पोषण मिलता है किसको? माँ के उदर से किसको पोषण मिलता है? तो क्या सॉरी भ्रूण को पोषण मिलता है। माँ के उदर से भ्रूण को पोषण मिलता है। भ्रूण का मतलब होता है जाइगोट, जब डेवलप करके या विभाजित करके बहुत सारे कुछ काम में बदल जाता है, उसको हम लोग भ्रूण कहते हैं। तो भ्रूण को पोषण किससे मिलता है? तो माँ के उदर से। आगे देखिएगा, मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है, यानी कितने समय बाद मादा जन्म देती है? तो गर्भकाल होता है 9 मंथ तक, 9 मंथ तक, है ना। आगे देखिए, आगे देखिए, ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है। देखिए वैसे तो अगर आप लोग 12वीं क्लास में जाएंगे तो वहां पे दिया हुआ 3 से 5 दिन, लेकिन इसमें देखेंगे तो पता है ऋतुस्राव मतलब कि कितने दिनों तक ब्लीडिंग होता है, क्या बोलते हैं इसमें, मासिक चक्र में। तो यहाँ पे देखिएगा तो 2 से लेकर के 8 दिन दिया हुआ आप लोग के एनसीईआरटी में, है ना। बीज विकसित होता है, किससे विकसित होता है? तो बीजांड से विकसित होता है ना। आगे देखिएगा, फिर कह रहा है निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचयित रोग है? जो लैंगिक जनन संचयित रोग है इनमें से कौन है? तो एड्स तो होता है, माने एड्स एक लैंगिक जनन संचयित रोग है। अब बात यहाँ पे ये आता है कि सर लैंगिक जनन संचयित रोग है क्या? आप लोग बताया कि ऐसा रोग जो जो यौन संबंध बनाने से हो जाता है उसको लैंगिक जनन संचयित रोग कहते हैं। मतलब कि जो असुरक्षित यौन संबंध बनाने से हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्या? लैंगिक जनन संचयित रोग। तो देखिए एड्स है, सी नंबर दिया है एड्स, और सुजाक को हम लोग सिफिलिस कहते हैं। भाई सुजाक को हम लोग सिफिलिस कहते हैं। तो ये दोनों है, बी और सी हो जाएगा इसका आंसर, बी और सी दोनों, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन 2 प्रकार के होते हैं। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। तो नर जनन ग्रंथि होता है वृषण, नर जनन ग्रंथि होता है वृषण। कहाँ गया वृषण, ये हो गया वृषण, है ना। भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास किससे होता है? सॉरी, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो भ्रूण का विकास जो है ना गर्भाशय में होता है। गर्भाशय में भ्रूण विकसित होकर के शिशु में बदलता है। परागकोश में पाए जाते हैं, परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, परागकोश में परागकण पाया जाता है। पुंकेसर का अग्रभाग को कहते हैं, पुंकेसर का ऊपर वाला भाग अग्रभाग, तो पुंकेसर ये वाला होता है, इसका अग्रभाग को परागकोश कहते हैं, इसका अग्रभाग को परागकोश कहते हैं। पुंकेसर का अग्रभाग परागकोश कहलाता है ना, परागकोश कहलाता है। आगे देखिएगा, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? अमीबा में नहीं होता है, स्टेम में नहीं होता है। पुष्पी पादपों एवं जंतुओं में निषेचन की क्रिया होता है ना। जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मतलब लैंगिक जनन, उसी में निषेचन होगा, क्योंकि उसी में नर युग्मक और मादा युग्मक बनेंगे, और लैंगिक जनन में तो युग्मक बनता ही नहीं है। आगे देखिएगा, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। जब अंडाशय पूर्ण विकसित होता है तो उसको हम लोग फल कहते हैं, यानी कि फल का निर्माण अंडाशय से ही होता है। इसके बगल में जो भी दिया है आप लोग ध्यान देके, कब कब पूछा गया है ये सवाल, है ना। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग देखिएगा, गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा। मस्सा नहीं है भाई, मस्सा नहीं है। हम आप लोगों को बताए थे कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन सा है? तो गोसियूस, गोनोरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस और सर्विसाइटिस। तो ये
जीवाणु से होने वाला रोग होता है तो हो जाएगा गोनोरिया और दो हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो मस्सा यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, मस्सा। ठीक है, नहीं बोल रहा था। आपका निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है, उभयलिंगी मतलब इसमें दोनों अंग पाए जाते हैं, है ना, उभयलिंगी मतलब दोनों अंग, फोन आ रहा है, अंग पाए जाते हैं, है ना, तो हो जाएगा केचुआ। केचुआ इज द राइट आंसर। केचुआ में दोनों अंग पाए जाते हैं। इसके अलावा कह रहा है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है क्या? नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो जाइगोट बनता है। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो अंडाशय से कब बाहर निकलता है? तो मान लीजिए कि आज मासिक चक्र, आज मासिक स्राव शुरू हुआ है, तो आज से 14वां दिन, 14वां दिन बाद, 14वां दिन माने अंडा अंडाणु बाहर निकलता है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचयित नहीं है? कौन लैंगिक जनन संचयित रोग नहीं है? तो देखिए एड्स है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, टाइफाइड लैंगिक जनन संचयित रोग नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे ना, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचयित रोग नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा रोग है जो यौन संबंध बनाने से नहीं फैलता है? तो टाइफाइड। अमीबा में अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीबा में अलैंगिक जनन होता है विखंडन के द्वारा, विखंडन के द्वारा, है ना। उसके अलावा कह रहा कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में, है ना। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? द्विखंडन अमीबा में होता है, जिग्लूना में होता है, पैरामीशियम में होता है, ईस्ट में नहीं होता है ना। फिर कह रहा है कि पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकोश के अंदर बनते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो मस्सा नहीं है। बीज विकसित होता है, बीज किससे विकसित होता है? तो बीजांड से होता है। अलैंगिक जनन की विधि है, अलैंगिक जनन की विधि कौन है? तो मुकुलन है, बीजाणु जनन भी है, विखंडन भी, इनमें सभी हो जाएगा। घेगा रोग पनपता है, घेगा रोग किससे पनपता है? तो घेगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की खुराक पिलाना है, घेगा रोग दूर भगाना है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है मीनार की, यहाँ पे लिखा हुआ गलत है, मीनार से लिख कर दिया, लेकिन होता है मीनार की, है ना। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन हम लोग को 10th में नहीं पढ़ना है, लेकिन जानिए कॉलम लगाना, दाब, कॉलम कॉलम बांधन, इसमें सभी हो जाएगा, है ना। ये सब हम आप लोगों को क्लास में कभी बताएंगे क्या होता है। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है? तो घेगा से, घेगा रोग से। कहाँ गया ये रहा घेगा रोग। तो इस तरीका से आप लोगों का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हमने करा दिया है। मुझे यकीन है अगर आप लोग पढ़े होंगे तो समझ में तो आया ही होगा। और अब ये जो पीडीएफ है आप लोगों के ग्रुप में सेंड कर देते हैं, आप लोग इसको लिख करके और याद करने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया। कहाँ गया रिकॉर्डर? बंद।